हाय फ्रेंड, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करवाने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी में। तो इसमें हमने आपको 2 चैप्टर करा दिए हैं। पहला चैप्टर का नाम है आत्मयज्ञ एवं सर्वज्ञ और दूसरे चैप्टर का नाम है संस्कृत भाषाएं महत्तम। और इसमें तीसरा भी चैप्टर है जो कि हम आपको आज करवाने वाले हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं और इस चैप्टर का नाम है जातक कथा, जिसमें कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है उल्लूक जातकम शीर्षक और दूसरा है नृत्य जातक। देखो, उल्लूक जातकम एक अलग पोर्शन है और नृत्य जातक अलग है, लेकिन चैप्टर एक में ही है। चैप्टर का नाम है जातक कथा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। यहाँ पर इसकी पहली व्याख्या है, यानी कि पहला प्रसंग है उल्लूक जातकम में। यहाँ पर लिखा है अतीते प्रथम कल्पे जना। आप इससे आप पहचान सकते हो जहां कहीं भी आपको व्याख्या मिल जाए, मतलब प्रसंग व्याख्या मिल जाए, जैसे कि आती है हमारे पेपर में संस्कृत की, उसमें अगर शुरू में आ जाए लिखकर अतीते प्रथम कल्पे जना और लास्ट में आ जाए रोचते इत्यावोचन, तो आप समझ जाना कि ये हमारे जातक कथा नामक पाठ का है और उल्लू को जातकम शीर्षक से लिया गया है। तो चलिए अब इसके संदर्भ को पढ़ते हैं। इसके संदर्भ में क्या है, तो यहाँ पर इसके संदर्भ में लिखा है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित। ये किसमें? संस्कृत में संकलित जातक कथा नामक पाठ। ये क्या है? इसका पाठ है। पाठ के उल्लूक जातकम शीर्षक से लिया गया है, या फिर आप लिख सकते हो अवतरित है। अब इसके अनुवाद पर चलते हैं। इसका अनुवाद क्या है? अब इसके अनुवाद में लिखा है प्राचीन काल में प्रथम कल्प के मनुष्यों ने, जो प्राचीन जो पहले के लोग थे, उन्होंने उस कल्प में मनुष्यों ने एक सौभाग्यशाली और सुंदर, सभी समस्त सुलक्षणों मतलब सभी गुण उसमें युक्त थे, मतलब उपस्थित थे, से युक्त एक पुरुष को क्या बनाया? राजा बनाया। पशुओं ने भी इकट्ठे होकर एक शेर का मतलब होता है शेर को राजा बनाया। तब पक्षियों ने हिमालय प्रदेश में एक शिलातल पर इकट्ठे होकर, जो पक्षी थे उन्होंने हिमालय प्रदेश में एक शिलातल पर इकट्ठे होकर कहा मनुष्यों में भी राजा दिखता है, मतलब मनुष्यों ने भी राजा बना लिया है। यहाँ पर लिखा है राजा दिख पड़ता है। फिर है वैसे ही पशुओं ने भी राजा बना लिया है, किंतु हमारे बीच कोई राजा नहीं है। किनके बीच नहीं है? पक्षियों के बीच कोई राजा नहीं है। तो यहाँ पर देखो आगे लिखा है राजा के बिना रहना ठीक नहीं, हमें भी किसी को राजा के पद पर नियुक्त करना चाहिए। किसने सोचा? पक्षियों ने कहा कि हमें भी किसी न किसी को राजा बनाना चाहिए। फिर लिखा है यहाँ पर तब उन्होंने राजा की खोज में एक दूसरे पर दृष्टि दौड़ाते हुए एक उल्लू को देखकर कहा। तब उन्होंने क्या किया? राजा की खोज में जो उसके पक्षी समुदाय के लोग थे, उन पर दृष्टि दौड़ाते हुए एक उल्लू को देखकर कहा कि यह उल्लू हमको पसंद है। ये तो हो गया हमारे इसमें ही, मतलब ये जो हमारी पहली व्याख्या है यहाँ तक है, रोचते इत्यमेव, ये यहीं तक ही है। ये देखो मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक में भी दिखा रही हूँ। क्वेश्चन बैंक में ये लिखा है यहाँ पर, ये देखो अतीते प्रथम कल्पे जना, ये यहाँ तक है ना। इत्यावोचन ना रोचते इत्यावोचन, इसकी व्याख्या यहीं तक है, यह हमको पसंद है। अब इसकी अगली व्याख्या ये देखो महत्वपूर्ण है। ये किसमें आई है? 2017 में, 19 में और 21 में आई है ये वाली व्याख्या उल्लूक जातकम वाले पाठ की, मतलब जातक कथा नामक पाठ है। उल्लूक जातकम इसका क्या है? शीर्षक है। अब देखो अब हम चलते हैं दूसरे पर, अथेक शकुनी सर्वेशम। ये है, हम इसका क्या पढ़ेंगे? अर्थ पढ़ेंगे। इसके अर्थ में क्या है? ये भी किससे लिया गया है? ये दूसरा वाला लिया गया है इसी से ही। यहाँ पर देखो ये हमने लिखा है अथेक शकुनी महानारोचते। इसका संदर्भ क्या है? पूर्ववत ही रहेगा, क्योंकि ये इसी चैप्टर का और इसी के ही शीर्षक का लिया गया है उल्लूक जातकम। अगर आपके पेपर में आ जाए तो आपको संदर्भ ये ही लिखना है,
अब चलिए अब इसके अनुवाद पर चलते हैं। इसका अनुवाद क्या है? इसके अनुवाद पर लिखा है यहाँ पर, इसके बाद एक पक्षी ने सबका मत जानने के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ पर चुनाव होते हैं, उन्होंने एक राजा को मतलब एक नेता को चुनते हैं, तो वो मतलब 3 बार पूछते हैं कि ये सही है या नहीं। या फिर आप इसका एग्जाम्पल छोड़कर अगर आप एक जैसे कि घर होता है उसकी नीलामी होती है तो 3 बार बोलते हैं ना कि 1,00,000 1, 1,00,000 2, 1,00,000 3, तब जाकर उसकी नीलामी होती है। ऐसे ही ये पक्षियों में था, जैसे कि सभी का मत जानने के लिए, मतलब सभी की सोच जागृत करने के लिए, सभी को बताने के लिए क्या की, 3 बार घोषणा की। तब तक कौआ उठकर बोला, क्या बोला? कौआ उठकर बोला, जरा ठहरो, इसका राज्याभिषेक के समय ही ऐसा भयानक मुख है। किसका है? उल्लू का। राज्याभिषेक के समय ही लगा तो क्रुद्ध, तो राजा होने पर कैसा होगा? क्रुद्ध का अर्थ है राजा होने पर कैसा होगा। इसके क्रुद्ध होकर देखने पर तो हम लोग गर्म कढ़ाई में डाले गए तिलों की तरह जहां के तहां ही जल भुन जाएंगे। किसने कहा? कौआ ने कहा। अब यहाँ पर देखो आगे लिखा है, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। किसको नहीं लगता? कौआ को। ये तो हो गया हमारे जो है उल्लूक जातकम शीर्षक है उसका हो गया ये वाला, इसका हो गया। पाठ तो यही रहेगा जातक था। अब अगला चलेगा हमारा नृत्य जातकम। क्या है? नृत्य जातकम। अब इसकी पहचान भी मैंने आपको बता दी थी, उल्लूक जातकम वाले 2 व्याख्याएं थी उनकी। अब ये है नृत्य जातकम। आप यहाँ पर समझो, यहाँ पर लिखा है प्रसंग में अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा। अब यहाँ पर देखो आप इसमें थोड़े कंफ्यूज हो रहे होगे क्योंकि इसमें प्रथम कल्पे उसमें भी है, इसमें ये देखो अतीते प्रथम कल्पे जना, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? जना। आपको थोड़ी थोड़ी से शब्द पर गौर करनी होगी, तब जाकर आपको ये पहचान में आएगा कि किसका है। यहाँ पर जना लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है, ये देखो यहाँ पर लिखा है चतुष्पदा। यहाँ पर डॉट डॉट करके लिखना है। दुहित दुहितर मादिदेश। क्या है? दुहितर मादिदेश। ये है इसकी प्रसंग है। अब इसके संदर्भ में देखो, संदर्भ हमें क्या लिखना है। इसके संदर्भ में लिखा है, यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नामक पाठ के नृत्य जातकम, वो किसकी थी? उल्लूक जातकम। ये है नृत्य जातकम नामक पाठ नामक शीर्षक से क्या है? अवतरित है या फिर लिया गया है। अब चलते हैं हम इसकी व्याख्या पर कि इसकी व्याख्या क्या है, यानी कि इसका अनुवाद हिंदी में। ये देखो ये है इसका अनुवाद। अब लिखा है, प्राचीन काल में प्रथम कल्प में पशुओं ने सिंह को राजा बनाया। ये हमने पढ़ा था ना उसमें उल्लूक जातकम में, राजा बनाया। मछलियों ने आनंद मत्स्य यानी कि मछली एवं पक्षियों ने स्वर्ण हंस को राजा बनाया। उस स्वर्ण हंसराज की पुत्री हंस कुमारी अत्यधिक रूपवती थी। जो पक्षी थे उन्होंने किसको राजा बनाया? हंस को। उल्लू को नापसंद करके हंस को राजा बनाया, जिसका नाम था स्वर्ण हंसराज। और उसकी पुत्री का क्या नाम था? हंस कुमारी। क्या थी? जो कि क्या थी? अत्यधिक रूपवती, मतलब सुंदर थी। राजा ने अपनी पुत्री को वर दिया, आदेश दिया या फिर क्या कहा कि वह अपने मनचाहे पति को चुन सकती है। हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय के पक्षियों के समुदाय को इकट्ठा कराया। जो हंसराज थे, जो राजा थे पक्षियों के, उन्होंने अपनी पुत्री से कहकर हिमालय के जितने भी पक्षी थे उनके समुदायों को क्या किया? इकट्ठा किया। फिर क्या कहा? इकट्ठा कराया। विभिन्न, यहाँ पर लिखा है, विभिन्न प्रकार के मोर, हंस आदि पक्षीगण एक विशाल शिलातल पर इकट्ठे हुए। ये आपको दिख रहा होगा, एक विशाल शिलातल पर इकट्ठे हुए। हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद पति को चुन सके, मतलब लव मैरिज कर सके। जैसे कि उसके पिता ने आदेश दिया कि वो जो मन चाहे वो उसे चुन सकती है, अपने पति को चुन सकती है। ये यहीं तक
जो नृत्य जातकम का जो पहली व्याख्या है वो यहीं तक है। और अगली दूसरी स्टार्ट होती है सा शकुनि रघे शकुनी सघड़े, फिर डॉट डॉट कर लिखना है स्वगृहम अगच्छत। क्या है? स्वगृहम अगच्छत। इसका संदर्भ पूर्ववती रहेगा, जो कि हमने ये बताया। ये देखो, ये है इसका संदर्भ, यही रहेगा। अब इसके अनुवाद पर चलते हैं। इसका अनुवाद क्या है? इसके अनुवाद पर लिखा है, उसने पक्षी समुदाय पर दृष्टि डालते हुए नीलमणि के रंग की गर्दन और रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर कहा। किसने कहा? हंस कुमारी ने। स्वर्ण राजहंस की पुत्री ने कहा, यह मेरा स्वामी हो। मतलब मोर को देखकर कहा कि यह मेरा स्वामी हो। फिर कहा, मोर ने यह कहते हुए कहा, मोर ने यह सुनकर कहा, यह कहते हुए कहा कि आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो, सिर्फ मेरी खूबसूरती ही देखती हो। फिर कहा, अर्थात तुमने अभी मेरा बल देखा ही कहाँ है? तब कहाँ है? फिर है, बड़े ही गर्व से, तब बड़े ही गर्व से निर्लज्जता पूर्वक, मतलब बेशर्मी से उस बड़े पक्षी समुदाय के बीच पंख फैलाकर नाचना शुरू किया। किसने किया? मोर ने। फिर है, और नाचते हुए नग्न हो गए, यानी कि नाचते नाचते मग्न हो गया, किसी की भी सुध नहीं रही उसे। फिर है, स्वर्ण राजहंस ने लज्जित होकर, मतलब शर्मा कर, मतलब उनका अपमान करके, स्वर्ण राजहंस का अपमान करके वो नाचने लगा। फिर स्वर्ण राजहंस ने लज्जित होकर, अपमानित होकर कहा, इसे तो अंदर का संकोच नहीं है कि मुझे कैसा लग रहा है, अच्छा भी हूँ मैं या बेकार भी हूँ। फिर और कहा, और ना ही पंखों को फैलाने में बाहर की लज्जा की लोग क्या सोचेंगे, जो पक्षी समुदाय के लोग हैं वो क्या सोचेंगे। फिर है, इस निर्लज को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा, यह मेरी पुत्री से विवाह योग्य नहीं है। क्या कहा? यह मेरी पुत्री से विवाह योग्य नहीं है। फिर आगे लिखा है इन्होंने, यहाँ पर लिखा है, राजहंस ने उसी परिषद के बीच अपने भांजे हंस कुमार, उनके भांजे थे, उनका नाम था हंस कुमार, को पुत्री दे दी। मोर हंस कुमारी को ना पाकर लजाकर, मतलब अपमान सहकर उस स्थान से भाग गया। और जो हंसराज थे, स्वर्ण राजहंस, भी प्रसन्न होकर, अपने मन में खुश होकर अपने घर चला गया। ये है इसकी स्टोरी। ये तो थी हमारे नृत्य जातकम की, जो हमने अभी आपको बताई है। ये मैं इसको आपको एक शॉर्ट फॉर्म में और बता दूंगी। ये देखो, यहाँ पर उल्लूक जातकम है। इसमें क्या था उल्लूक जातकम में, कि जो पहले के लोग थे उन्होंने क्या किया, पुरुषों को राजा बनाया और पशुओं में इकट्ठे होकर एक शेर को राजा बनाया। तभी जो पक्षी थे उन्होंने कहा कि हमारे बीच कोई राजा नहीं है। तभी सबने नजर, अपनी अपनी नजर दौड़ाते हुए एक उल्लू को देखकर कहा कि यह हमें पसंद है। तब ये तो हो गई हमारी पहली व्याख्या, किसकी हो गई? उल्लूक जातकम की। फिर दूसरे में आया था, इसमें संदर्भ पूर्ववती रहेगा। फिर दूसरे में क्या कहा, इसके बाद एक पक्षी ने सबका मत जानने के लिए 3 बार घोषणा की और कहा, तब कहा कि ये राजा बनने वाला है, बनने वाला है, बनने वाला। तभी एक कौवा था, उसने उठकर बोला कि रुको जरा, इसका राज्याभिषेक के समय ही इतना बुरा मुंह है, तो फिर ये राजा बनने के बाद कैसा होगा? इसके राजा बनने के बाद तो हम गरम कढ़ाई में डाले गए तिलों की तरह जहां के तहां ही जल भुंज कर रह जाएंगे। ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं है। ये तो होगी हमारी उल्लूक जातकम की। फिर अगली है नृत्य जातकम। नृत्य जातकम को तो आपको पता ही है, ये संदर्भ आप लिख लोगे इसका, जो नृत्य जातकम का है। अब इसकी व्याख्या में क्या था, इसमें क्या था, प्राचीन काल में प्रथम कल्प में पशुओं ने एक शेर को राजा बनाया था, जो कि हमने उल्लूक जातकम में पढ़ा था। और मछलियों में आनंद मछली को और पक्षियों में स्वर्ण राजहंस को बनाए। उसी राजा की एक पुत्री थी हंस कुमारी, जो कि रूपवती थी। राजा ने अपनी पुत्री को वर दिया कि वह अपने मनचाहे पति को चुन सकती है। हंसराज ने बस देकर हिमालय के जो सभी पक्षी थे उनके समुदायों को इकट्ठा कराया। वहां पर बहुत सारे पक्षी आए, हंस आए, मोर आए और भी आए। पक्षीगण के जो लोग थे वो उस विशाल शिलातल पर इकट्ठे हो गए। फिर राजहंस ने पुत्री को आदेश दिया कि वह जाकर अपने
मनपसंद पति को चुने। फिर अगले है इसमें, ये किसमें, नृत्य जातकम में दूसरी है। उसने पक्षी समुदाय पर दृष्टि डालते हुए नीलमणि के रंग की गर्दन और रंग बिरंगी पंखों वाले मोर को देखकर कहा कि यह मेरा स्वामी हो। फिर मोर ने ये कहते हुए क्या कहा कि तुम अभी भी मेरा बल देखती हो, अर्थात तुमने अभी मेरा बल देखा ही कहाँ है, क्योंकि वो मोर घमंडी था। फिर है, बड़े ही गर्व से निर्लज्जता पूर्वक उसने बड़े पक्षी समुदाय, जो समुदाय पक्षी इकट्ठे हुए थे, उनके बीच में नाचना शुरू कर दिया पंख फैलाकर। फिर और नाचते नाचते हुए मग्न हो गया। फिर स्वर्ण राजहंस ने लज्जित होकर, मतलब उस राजकुमारी के, हंस कुमारी के पिता ने अपमानित होकर कहा कि इसे तो ना ही बाहर का संकोच है और ना ही पंखों को फैलाने में, इसे ना ही अंदर का संकोच है और ना ही पंखों को फैलाने में बाहर का संकोच है। इस निर्लज को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा, यह मेरी पुत्री के विवाह योग्य नहीं है। और जो हंसराज थे, उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ अपने भांजे हंस कुमार के हाथ में दे दिया और अपने घर खुश होकर चले गए। ये है इसकी मेन स्टोरी। तो आपको ये समझ में आ गई होगी, ये इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, जिसमें कि हमने आपको नृत्य जातकम के बारे में बताया और उलूक जातकम के बारे में भी बताया। उसमें जो होता है राजाओं को, मतलब हंसराज की पुत्री वगैरह, ये सब होता है इसमें। किसमें होता है ये, नृत्य जातकम में। और उल्लूक जातकम में होता है, उल्लू को राजा बनाते हैं, लेकिन उसे राजा बनने से इनकार कौवा मना कर देता है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आपको जो कल से एक नई वीडियो देने वाले हैं, उसमें हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। हमने आपकी जो हिंदी है उसका हमने सारा सिलेबस कवर कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या ही रह गई है, वो हम आपको करवा देंगे और हिंदी की प्रैक्टिस भी करवा देंगे। इससे पहले हम अपनी पहले केमिस्ट्री को कवर कर लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारे कंपाउंड रह गए हैं। हमने आपको चार पांच कंपाउंड करवा दिए हैं, बाकी के 10-15 रह गए हैं। बाकी आपकी केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी। तो आपको ये जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, आप ज्यादातर इसे देखते रहना, इसका रिवीजन करते रहना, इसे लिखते रहना, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो आप अच्छे से इसकी तैयारी करते रहना और हमारी वीडियोस को, मतलब अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें देखते रहना, क्योंकि उसमें हमने आपको एक एक टॉपिक बाय टॉपिक करके, मतलब एक एक टॉपिक करके आपको जो सारा सिलेबस है उसे कवर करवा दिया है। तो हमारे YouTube चैनल पर ऐसे ही बने रहेगा, जिससे कि आपके यूपी बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो सके और आपके पेपर में नंबर अच्छे से आ सके। मैं ज्यादा नहीं कह रही हूँ, आपके हिंदी में 100 में से अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ोगे, मतलब जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसे लिखते चलोगे और उसे रट लोगे, मतलब तैयार कर लोगे, तो आपके ज्यादा नहीं तो 80 नंबर तो क्लियर ही है, मतलब 80 नंबर आपके आ जाएंगे। क्योंकि अभी तो मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार ही पढ़ाना स्टार्ट किया है, वो भी यूट्यूब पर ही। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।